खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट शहीद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और इसके बाद अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ भी करवाएंगे। 7 मई की दरमियानी शब जो एक ब्रीफ सी, ज़ाहिर हम इस पर बहुत बात कर रहे हैं और बात करनी बनती भी है क्योंकि एक वाटर शेड इवेंट था। इसके बाद वारफेयर की दुनिया, ख़ास तौर पर फ़िज़ाई वारफेयर की दुनिया वो नहीं रही, बल्कि जंग के पूरे पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। तो इस पर हम बात करेंगे क्योंकि हम इसकी एक एनिवर्सरी मना रहे हैं, इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। बग़ैर सरहद पार किए, ये आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि बग़ैर सरहद पार किए कैसे हमने जो है ऊपर खला में से जो हमारे पास मदद थी और जो नीचे से जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ और दूर से ही वो तैयारे निशाना बन गए। ये 35 तैयारे 2026-27 की बात की जा रही है और कल हमें बहुत से हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम था उसमें हमारे मेहमान थे जो बता रहे थे कि हमारे ऑलरेडी पर्सनल जो हैं फ़िज़ाइया के वहाँ मौजूद हैं। तुर्की ने भी जो एक एग्ज़िबिशन की है उसमें उन्होंने अपनी ताकत और मैं ये कल भी अर्ज़ कर चुका हूँ और अब भी अर्ज़ करता चलूँ कि अब ये एक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सिक्योरिटी पैराडाइम या सिक्योरिटी का एक जो तरीक़ाकार वज़ा कर दिया है अमेरिका के ईरान पर हमले ने, और जिस तरीके से आलमी कानून और आलमी जो यूनाइटेड नेशन है जिस तरीके से ये एक तरह से इम्पोर्टेंस इनकी सामने आई है, तो उसके बाद हर कोई अपना ही तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। मोहम्मद सलमान के इनकार ने ट्रंप की हिकमत अमली को नाकाम बना दिया। मोहम्मद सलमान साहब के बारे में पहले बहुत सी बातें कही जा रही थी, मगर अब ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने कहा है कि भाई इसको बंद करें, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इधर इस्लामाबाद में फिर से तैयारियाँ शुरू हो गई। 1 पेज एग्रीमेंट की बात हो रही है। ज़ाहिर है अमेरिका की भी ज़रूरत है, ईरान की भी ज़रूरत है, दुनिया की इससे बढ़ के ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे। फिर इस पर भी बात करेंगे कि फ़्रांस ने आबनाए हरमूज़ में अपना बहरी बेड़ा क्यों भेजा। अब सऊदी अरब और हम दीगर ममालिक से हमें उम्मीद है कि हमारा तवानाई का बहरान जो है हमारे साथ रहेगा और तवानाई का बहरान इंडिजिनस है, अंदर का है और अंदर के कार्टल्स का है। बहरहाल बाहर से भी हमें मदद मिलती रहती है। मियाँ शाहिद भी साहब भी हमारे साथ हैं और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब बहरहाल जो भी कहें, एक वाटर शेड इवेंट तो था और आगाज़ हमने किया और एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट आ गया और जो जंग का तरीक़ाकार है ना सिर्फ वो बदल के रह गया, बल्कि जो बड़े बड़े यानी ताकतवर अफवाज थी उनका भरम भी ऐसा टूटा कि अब हर मुल्क अपने तई नई स्ट्रेटजी बना रहा है। तो अब मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है वो ये है कि अब ज़ाहिर है कि जो हमारे मुखालफीन हैं जिन्होंने हज़ीमत का जिन्हें सामना करना पड़ा वो आराम से तो नहीं बैठेंगे। दे आर मूविंग अ लार्ज सम ऑफ देयर बजट टू मेकिंग अप देयर डेफिशिएंसी विच वाज लेड बेयर इन द प्रीवियस बैटल। तो हमारे लिए अब क्या ज़रूरी है, हम कैसे आगे बढ़ें कि आइंदा कम से कम उनको ये ज़रूरत ना हो और ये ज़ख्म जो है वो सीने पर ही वो लेके रहें और इसका कोई मदावा करने की कोशिश ना करें जो हमारे दुश्मन हैं। चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब और शाहिद साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, दुनिया में जब भी कोई जंग होती है तो वो जो वक्त होता है जंग का, वो जो दिन होते हैं वो मैनिफेस्टेशन होते हैं सालों की तैयारी की, आपकी उसकी डेवलपमेंट की, इंटीग्रेशन की, अपनी रियल वॉर लाइक सिनेरियो की ट्रेनिंग की, जो उस वक्त आपको जाहिर होती है। देखिए, जितनी आप तैयारी जंग में किए रखे जंग से पहले करेंगे उतनी ही जंग के चांसेस कम होते हैं और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो ज़ाहिर आपको नुकसान कम उठाना पड़ेगा। जब मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती हुआ तो मिलिट्री एकेडमी, हमारी एयरफोर्स की एकेडमी में बहुत बड़ा एक जगह लिखा हुआ था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जिसका मतलब यही है क्लियर कट कि अगर आप ज़माने अमन के अंदर ज़्यादा ज़ाहिर है ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी जो नुकसान है वो जंग के दौरान कम होगा। यही मैंने देखा। पाक फ़िज़ाइया आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है और ख़ास तौर पर जब से एयर मार्शल असरफ खान और एयर मार्शल नूर खान ने क़यादत संभाली, तमाम सरबराहान, तमाम लीडर जो पाक फ़िज़ाइया हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। प्रेजेंट जो सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इन्होंने भी सोचा कि जब तक हम एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जो इंडिया के साथ हमारा गैप है न्यूमेरिकल, वो हम प्लग नहीं कर सकते और ना हमारा डिज़ाइन है, ना हमारी सलाहियत है, ना हमारा कोई वॉर प्लान है उस तरह का।
तो हमने प्लग करना है वो गैप को, एक ऑब्वियसली जज्बा ईमान से, एक हमने बेहतर ट्रेनिंग से, और नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी इंटेंसिफाइड रह के, एज रख के। तो आपने जितना तैयार रहना है उतना ही डिटर कर सकते हैं एनिमी को। तो जितना आप कमजोर होंगे उतना ही दुश्मन की जारियत के निशाने पर होंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं क्विकली एक कायदे आजम की कोटेशन कहूंगा जो वो रिसालपुर अकेडमी में उन्होंने कही 13 अप्रैल 1948 को, आज से तकरीबन 78 साल पहले। और क्या खूबसूरत बात कही उन्होंने। कहा था, अब जरा विजुलाइज कीजिएगा कि वो आज पे कितनी फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। Pakistan must build up an air force as quickly as possible. It must be an efficient air force second to none. अब आप जरा विजुलाइज करें कि अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। 78 साल पहले कहा उन्होंने। क्या विजन थी उनकी, जिनको पता लगता था कि आने वाली जंगें एयर पावर से लड़ी जानी है। आपने देखा हिंदुस्तान ने हिम्मत ना जमीन पर की, सिवाय लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ एक्शन दिखाने के, और समंदरों में तो बिल्कुल ही नहीं की, हवा से की। अगर हमारा खुदा ना खास्ता उस दिन रिस्पॉन्स कमजोर होता या हिंदुस्तान एयरफोर्स हावी होती तो बहुत नुकसान हो सकता था। तो ये डिटर जितना करेंगे उतना ही एलिमिनेशन हो जाते हैं चांस जंग के। चिश्ती साहब, आपने अभी तैयारी की बात की है और अल्लाह ताला भी फरमाता है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तैयारी रखो और दुश्मन के खिलाफ अपने हथियार तैयार रखो। इसमें कोई शक नहीं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज मैंने आपसे 3 सवाल करने हैं और 3 सवाल अलग अलग करने हैं। पहला मेरा सवाल यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिप्टी चीफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने 8 त्यारे गिराए हैं। उन्होंने एक एक त्यारा गिन के बताया कि 4 राफेल गिराए हैं, एक सखोई गिराया है, एक मिग 29 गिराया है, मिराज 2000 गिराया है और एक बगैर पायलट के मल्टी रोल त्यारा जो है वो गिराया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली जंग नहीं है, इसके बाद भी जंग होगी। अगली जंग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं। वो सरप्राइज क्या होगा ये तो फिर जब हमारा पेचा पड़ेगा तो पता लगेगा। लेकिन सर, जो मार का हक हुआ 6 और 7 मई की रात को, ये दुनिया की, मैंने जो स्टडी किया, आप तो इस जो है एयरफोर्स का हिस्सा रहे हैं और आपने बड़े नजदीक से जो है वो सारे ऑपरेशंस को भी देखा है। बड़ी अनोखी और पहली जंग ऐसी हुई जिसमें टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाका त्यारे जो हैं वो आपस में फजा के अंदर लड़े। उसमें यह देखा गया कि एक जानब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का त्यारा राफेल थे, दूसरी जानब जो है रूसी त्यारे जो हैं वो SU-30 थे और इसके अलावा मिग 29 थे, मेराज 200 थे। और मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि 6 और 7 के दरमियानी शब को 72 लड़ाका त्यारे थे भारत के जो उस वक्त फजा में थे और उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा और श्रीनगर से बठिंडा तक जो है उनके त्यारे वहां पर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान के शाहीन जो हैं जब फजा में बुलंद हुए, जिसमें J-10C है, F-17 थंडर है, अमरीकी साख्त F-16 त्यारा जो है वो ये त्यारे बुलंद हुए और इसमें बताया जाता है कि 42 त्यारे हमारे थे और 52 मिनट की डॉग फाइट हुई और उसमें जो है वो भारत ने शिकस्त खाई, इसमें कोई शक नहीं। आप एयरफोर्स में रहे हैं सर, आपने जो है नजदीक तरीन जंगें भी देखी हैं और आपने ऑपरेशंस भी जो है वो कंडक्ट देखे हैं और इसको नजदीक से देखा है। ऐसी लड़ाई जो कि रात को लड़ी गई, ऐसी लड़ाई जो कि फजा में लड़ी गई, ऐसी लड़ाई जिसमें सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था और टारगेट जो थे वो लॉक थे, हैरान कुन भी है और समझ से बालातर भी है। उस रात को क्या हुआ था, क्या मंजरनामा था, वो थोड़ा सा बयान कीजिएगा ताकि आप हमारे नाजरीन जो हैं याद ताज़ा हो सके और याद दोबारा भी हो सके। बहुत शुक्रिया मियां साहब, बड़ा मुफस्सल किस्म का आपने सवाल किया और तकरीबन जवाब सारे दे दिए आपने, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि सवाल निकालूं इसमें से। देखिए, मैं आज कल ही एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर रिलीज की है और मैंने उसमें उसका नाम ही यही है, द 80 रियलिटी, अपने चैनल पर मैंने, और वो बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है और मैं आपके चैनल के तवज्जो से सिर्फ उन नाजरीन का भी शुक्रिया कर दूं जो देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 120 मिनट्स की है और ये बिल्कुल यही सिनारियो मैंने तमाम ग्राफिकली उसमें दिखाया है। और ग्राफिकली दिखाना मकसद यही था, जो 8 जहाज एयर मार्शल गाजी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उन्हीं का मैंने जिक्र किया है। तो थोड़ी सी मैं इजाफा करना चाहता हूँ आपके तादाद में, अगर आप इजाज़त दें तो। BBC CNN को कोट करके और पाक फिजाइया से भी मैंने कंफर्म किया था बाद में, 72 जहाज शुरू में आए थे इंडिया के और ऐड हो रहे थे। एट वन गिवन टाइम 85 जहाज हिंदुस्तान के थे, 42 हमारे थे और जब टोटल CNN और BBC ने रिपोर्ट किया वो है 125 जहाज इस हवा में, जिनके ऊपर 4 से 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए थे तमाम के ऊपर। 125 जहाजों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 5 से 600 सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल लगे हुए थे।
जिसका मतलब ये है, एक और खतरनाक बात जिस पर कम बात की जाती है, उस वक्त इंडिया ने कमर्शियल एयरलाइंस को कोई नोटिस नहीं दिया था कि वो इस एरिया में ना आए। तो दर्जनों कमर्शियल एयरलाइंस भी उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की एयर स्पेस में उड़ रही थी। जो पाकिस्तान के जहाज शूट कर रहे थे उनको, तो खुदा ना खास्ता बहुत रिस्की था। और इमेजिन करें हमारी ट्रेनिंग का, हमारी आइडेंटिफिकेशन का, हमारे फोकस का, कि हमने सिर्फ उन्हीं जहाजों को टारगेट किया अगर खुदा ना खास्ता कोई सिविलियन जहाज की भी कैजुअलिटी हो सकती थी, नंबर 1। तो ये एक सिनेरियो इस तरह का था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि रात को पाक फिजाइया ज़ाहिर है अलर्ट थी। हमने 1 मई को पाक फिजाइया ने तकरीबन सिर्फ 4 से 6 घंटे के अंदर पूरे मुल्क में डिप्लॉयमेंट कर ली थी, स्कर्दू से लेकर समंदरों तक, नंबर 1। नंबर 2, हम वेट कर रहे थे कि वो किस तरह, वो जो उन्होंने आज भी कहा कि इंडिया को यकीन भी नहीं आएगा कि कितने अंदर तक हम उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। जब वहां से जहाज एयरबोर्न होना शुरू हुए हैं मुख्तलिफ एयर बेसिस से, और उनके आगे राफेल थे। मैं उस पर आता हूं कि वो आगे राफेल क्यों थे। नंबर 1 वजह ये थी कि राफेल के पास स्टैंड ऑफ वेपन है। उसके पास स्टॉर्म शैडो एक मिसाइल है जो हवा से फायर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस मारता है, उसको जरूरत नहीं होती कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर आए। दूसरा, राफेल इसलिए आगे थे कि उनके पास रेडार लगा हुआ था जो वो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान फायर कर सकता है, उनका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमारे फाइटर जहाजों के खिलाफ। तो एक मकसद उनका ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करें, अपनी फुटेज वीडियो बनाएं पाकिस्तान के अंदर टारगेटिंग करते हुए, हवा में कुछ पाकिस्तान की फिजाइया के जहाजों को निशाना बनाएं और दुनिया को ये बताएं कि ये एक न्यू नॉर्मल हमने पाकिस्तान के लिए सेट कर दिया है। जब 42 जहाज यहाँ से एयरबोर्न हुए हैं, वो तमाम के तमाम जहाज डिफेंसिव मिशन के लिए गए थे, यानी हमने उनको रोकना था। लेकिन पाक फिजाइया के सरबराह जो ऑपरेशन रूम में ही थे और एक दिन से नहीं थे, तकरीबन 20 दिनों से वो घर नहीं गए थे, उन्होंने अपने पायलट्स को और तमाम कंट्रोलर्स को ये ब्रीफ किया हुआ था कि अगर वो वहां से कोई जहाज पेनिट्रेट करे पाकिस्तान के अंदर, तो या उसका वेपन पेनिट्रेट करे, दैट मीन्स हमारा रिस्पॉन्स और हमारी जो प्रोहिबिटिव प्राइस हमने उनसे लेनी है वो एक जैसी होगी। यानी हम पनिशमेंट एक ही देंगे, चाहे अपना वेपन वहां से फायर करें अपने मुल्क के अंदर रहते हुए या जहाज अंदर आ जाए। तो जब उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स हमारी मौजूदगी देखकर फायर कर दिए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ ने उसी वक्त इस डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव में कन्वर्ट करने का हुक्म दिया कि अब इनको वापस नहीं जाने देना। तो उसी वक्त इन्होंने एंगेजमेंट की। डॉग फाइट का लफ्ज अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में और 1965 और 71 में इस्तेमाल होता था, जब 2 या 4 पायलट एक दूसरे को देख कर लड़ते थे। ये डिजिटली देख रहे थे, छोटी छोटी स्क्रीन जो कॉकपिट के अंदर लगी है, वहां पे इतने डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट जिसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, फिर लॉक कर रहे थे, फिर दुश्मन हमें लॉक कर रहा था। तो ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, नर्व ब्रेकिंग कॉम्बैट था। ये लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके चैनल के तवज्जुह से मैं दूर करता चाहूं, काजी साहब इजाजत दे तो। ये वो नहीं था कि हवा में एयरबोर्न हुए और इन्होंने 8 दफा बटन दबाया तो 8 मिसाइल जाके दुश्मन को लग गए, ऐसा नहीं था। ये बहुत मनूवरिंग हुई थी, बहुत जगह हमारे जहाजों को रिस्की पोजीशन पे आना पड़ा था, बहुत दफा ये हुआ कि उन्होंने हमारे जहाजों को लॉक किया, उनसे अवॉइड करना, उनको डिनाई करना, उनका ब्लॉक जो अनलॉक करना अपने उनका मिसाइल, ये बहुत बड़ी बहादुरी के मिशन थे। और आखिरी बात मैं इस पे कहना चाहूंगा कि मैं जितना क्रेडिट एक साल से, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, एक साल पहले भी 7 तारीख को, और आज भी 7 को मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जितना इन पायलट्स को क्रेडिट मैं शूटिंग का देता हूं कि इन्होंने दुश्मन के जहाजों को तबाह किया, उतना ही क्रेडिट मैं इनको देता हूं कि ये बखरियत अपने जहाज वापस खरीद के अपने बेसिस पर आने में कामयाब हुए। और बिल्कुल आखिरी जुमला, जब मैं ऑपरेशन रूम में उस रात को मैंने बात की थी, रात को 1:30 बजे, जब मुझे ये बताया गया कि हमने इतने जहाज मारे हैं, तो यकीन करें कुदरती तौर पर, जो मियां साहब आप कह रहे थे कि एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट, मेरा पहला स्पॉन्टेनियस सवाल लीडरशिप से यही था कि मुझे अपने जहाजों का भी बताएं। तो ये आज साल बाद भी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मुझे कहा गया कि ऑल लैंडेड एंड काउंटेड, ये जुमला असल में जो मैं कहना चाह रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी ये वाकई ये पंच लाइन थी। एक बात आपने की जो एक्सप्लेनेशन चाहती है, 42 डेज से हमारे एयर चीफ वहां मौजूद थे, क्या हमें कोई इंकलिंग थी, कोई हमारे पास जासूसी थी, वी वर इन नो ऑफ द फैक्ट दैट दे आर कमिंग? देखिए, जब 20 दिन से तकरीबन वो ऑपरेशन रूम में थे, जब घर नहीं गए थे, मेरी बाद में मुलाकात हुई, तो एक दफा मैंने उनको पूछा लाइटर नोट पे कि आप घर क्यों नहीं गए इतने दिन, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर, इन हालात में जब टेंशन इतनी ज्यादा थी तो मैं घर चला भी जाता तो नींद कैसे आती। जबरदस्त। जी मियां साहब, आप सवाल पूछिए अपना। चिश्ती साहब, मैं आपके सामने, क्योंकि आपने अभी बताया है कि पाक फजाइया ने किस तरह दुश्मन को दूर चटाई, इसमें कोई शक नहीं। मैं थोड़ी सी फजाई कुव्वत जो है आपके सामने रखता हूँ। आपको तो फजाई कुव्वत जो है दोनों मुल्कों की टिप्स पर है, क्योंकि आप इस फोर्स का हिस्सा रहे हैं और अभी भी आपकी रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा है। सर,
नाजरीन के लिए कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि भारत 15 मई 2025 से पहले दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी फजाइया जो है वो कहा जाता था, अब तो वो कुछ भी नहीं रहा। उनके पास 2229 जो है वो तैयारे मौजूद हैं या अभी भी होंगे, और 643 तैयारे जो है लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, 130 बम्बार तैयारे मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास जो है वो जो तेजस है, राफेल है, सखोई है, मिग 29 है, मिराज है, और 969 जो है वो उनके पास हेलीकॉप्टर हैं। पाक फजाइया के पास 1399 टोटल तैयारे हैं और 418 लड़ाके तैयारे हैं और 90 बम्बार तैयारे हैं। F-17 थंडर और J-10C और F-16 तैयारे मौजूद हैं। सब 6 और 7 की दरमियानी शब को जो कुछ हुआ सब ने देखा। हमने उनके 8 तैयारे मार गिराए, उनको जो है वो वहां उस तरह की जो है शिकस्त दी जो कि वो सदियों तक याद रखेंगे, और इस केस को बाकायदा तौर पर केस स्टडी के तौर पर लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, क्या फर्क है तेजस में और JF-17 में? दोनों जो हैं वो मुल्कों में बने हैं, उनके अपने मुल्क में बना, हमारा अपने मुल्क में बना। वो हर वक्त तबाह होता है, लेकिन हमारा जो F-17 थंडर है वो अगर बरतानिया जाए तो वहां भी धूम मचाता है, वो दुबई के शो में जाए वहां भी धूम मचाता है। क्या फर्क है J-10C में और राफेल में कि J-10C का मिसाइल जो है वो डायरेक्ट राफेल को लगता है और राफेल तबाह हो जाता है? क्या फर्क है F-16 में और उनके दीगर जो हथियारे हैं, इनमें फर्क क्या है? और क्या फर्क है टेक्नोलॉजी का या जज्बे का? जी मियां साहब, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं मिसलीडिंग ना हो जाए। बाज़ दफ़ा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर जो होती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। जो आपने कहा कि हिंदुस्तान के पास 2200 समथिंग तैयारे हैं, हिंदुस्तान के पास तकरीबन 900 से लेकर 1000 फाइटर जहाज और बॉम्बर सारे तैयारे मिलाकर हैं। बाकी दूसरे हो सकते हैं हेलीकॉप्टर्स वगैरह, ताकि वो मैंने कहा परसेप्शन ठीक करें। जो फाइटिंग आर्म है उनका वो इतने ही जहाज हैं, पाकिस्तान से 2.5-3 गुना ज्यादा फाइटर जहाज हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 जहाज़ों का मुझे कह रहे हैं आप कंपैरिजन करना, JF-17 थंडर और तेजास का, वो मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज किया, बट मैं आपने क्योंकि स्पेसिफिकली सवाल वो किया तो मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। देखिए, तेजास 1985 में 1985 में, आज से 41 साल पहले हिंदुस्तान ने कंसीव किया था कि वो बनाएंगे अपना जहाज। पहले उन्होंने अमेरिकन इंजन लगाया था, फिर डिज़ाइन भी अपना पहले सोचा था खुद करेंगे, फिर अमेरिकन इंजन डिज़ाइन में डाल दिया गया, डिले होता गया। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उनकी कंपनी है जो बनाती है। तो आप फास्ट फॉरवर्ड करें, बहुत सारी मॉडिफिकेशन के बाद आज 40 सालों में हिंदुस्तान के पास सिर्फ 40 जहाज हैं, एवरेज 1 एयरक्राफ्ट पर ईयर, अगर आप ऐसे लगा लें डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वही जहाज है जब जनवरी 2025 में AP सिंह जो एयरफोर्स चीफ हैं इंडिया के, उन्होंने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेमिनार में कहा था कि मैंने 2016 में, यानी उस वक्त से 9 साल पहले 40 जहाजों का ऑर्डर दिया हुआ है और मुझे आज तक एक जहाज नहीं मिला। वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे थे। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स के मैंने बहुत सारे बयान पढ़े, वो कहते थे हमें एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें एक फाइटर जेट चाहिए। दैट मींस ये एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था। फिर बाद में आपने देखा कि उसकी फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था। अब आते हैं JF-17 थंडर पे। JF-17 थंडर हमने हिंदुस्तान के 1985 में कंसीव किए हुए तेजास के 10 साल बाद 1995 में कंसीव किया पहली दफा, और तब किया जब हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए। $658 मिलियन की रकम जो अमेरिका को दी हुई थी F-16 नए के लिए, वो रोक ली गई। उसके बदले में हमें गंदम ऑफर की गई। उस वक्त हमें रियलाइज हुआ कि हमारी सॉवरेनिटी और हमारा एयर डिफेंस कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा जब तक हम अमेरिका या किसी और मुल्क पर डिपेंडेंट होंगे। तब जाकर हमारे तमाम लीडरशिप जो उसको है, जो मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगा गायबाना उनको, उन्होंने ये सोचा कि हमें अपना फाइटर जहाज बनाना है। तो हमने 1995 में कंसीव किया। आज तकरीबन 30 साल में, इंडिया के 40 सालों के मुकाबले में, 40 जहाजों के मुकाबले में, आज 30 सालों में तकरीबन 200 जहाज पाक फिजाई का हिस्सा हैं। अभिनंदन का जो वाकया हुआ था फरवरी 2019 में, उस वक्त भी JF-17 थंडर हवा में थे, इस जंग में भी उड़ रहे थे, और सबसे जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वे मिशन, सुइसाइडल जिसको कह सकते हैं आप, वो था S-400 को तबाह करने का। JF-17 थंडर ने अल्हम्दुलिल्लाह तबाह किया था। 2 जगह नहीं किया, 1 जगह नहीं किया था, 2 जगह किया था, भुज एयरबेस पर भी और आदमपुर एयरबेस पर। अच्छा चिश्ती साहब, ये फरमाइए कि अभी कल भी खबर हो, हमारे साथ एक माहिर मौजूद थे कि हमारे जो पर्सनल है, ज़ाहिर हमारा कोऑपरेशन है, ये राज की बात नहीं है। J-35 जो है, ये जो एडवांस, ये पहली बात तो ये बताइएगा ये 5th जनरेशन है, ये 6th जनरेशन है, और ये कहा यह जा रहा है कि ये जो जंग है इसने ये भी नेसेसिटेट किया
कि ये हमें एक्वायर करना चाहिए और ज़ाहिर है ये अब हमारे पास आएगा, बताया जा रहा है 27 में या 26 में। सेकेंडली जो एग्जीबिशन टर्किया में हुई है उसने भी लोगों को बड़ी हद तक हैरान किया है, और इंडिया में ये कहा जा रहा है कि शायद तुर्की हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारा उसके साथ तावन कोई हैरत की बात नहीं है। तो क्या इसमें भी कोई पेशरफ्त हो रही है कि आज की जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसमें हम एक दूसरे से तावन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अब जितना ट्रिगर हैप्पी हो चुकी है दुनिया की ताकतें, तो इसमें भी कोई तावन बढ़ रहा है टर्की के साथ? जो J35 का है वो तो ऑलमोस्ट मैं जब भी GNN पर आता हूँ मैं क्लियर करके जाता हूँ, और शायद मैं आज भी ना जवाब दे सकूँ आपको क्लियर, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा कौम की क्यूरियोसिटी है, मैं समझ पाता हूँ और आप भी इंटरेस्टेड हैं, हम सब लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमारे बॉर्डर पार भी बहुत दोस्त इंटरेस्टेड हैं कि बताया जाए कि क्या डेवलपमेंट है और कहाँ पहुँची है। तो मैं आज भी फिर वही कहूँगा कि पाक फ़िज़ाइया इंगेज है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वैल्यूएट कर रही है, जो ही ब्रेकिंग न्यूज़ होगी मैं आपसे पहले शेयर करूँगा। एक बात तुर्की का जो बात कर रहे हैं आप, वो बहुत ज़्यादा तुर्की को बहुत क्रेडिट जाता है कि बहुत एडवांस है उनकी एविएशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उन्होंने बहुत इनिशियली सपोर्ट किया था ड्रोन में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ड्रोन्स बना रहे हैं, अपने इंजन बना रहे हैं, अपनी तमाम की तमाम वेपनरी खुद बना रहे हैं ड्रोन्स के लिए। लेकिन चीन के साथ हमारा बैटल टेस्टेड एक लॉन्ग लाइफ हमारा बहुत पार्टनरशिप है, प्रूवन हमारी दोस्ती है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें इनिशियल स्टेज पर भी सपोर्ट किया और अभी भी हम म्यूचुअली सपोर्टिव हैं। लेकिन क्योंकि आप एग्री करेंगे कि मुसलमान मुल्कों में अगर कोई दो मुल्क सबसे एडवांस है मिलिट्री खासतौर पर जेट टेक्नोलॉजी में, तो वो एक पाकिस्तान है और एक तुर्की है। तो आई थिंक ये क्लोज कोलैबोरेशन है, दुनिया को वो हैरान और भी कर सकता है, क्योंकि कान एयरक्राफ्ट पर वो बड़ी तेजी से डेवलप कर रहे हैं, जो 5th जनरेशन है। J35 जिसका आपने पूछा वो भी 5th जनरेशन है। 6th जनरेशन तो बहुत एडवांस हो जाएगा, वो अभी शायद ही अमेरिका सिर्फ रिसर्च मोड में है, फिजिकली अभी तक जहाज नहीं उड़ रहे। ये जो आप 5th जनरेशन कह रहे हैं, ये दुनिया में सिर्फ 5 जहाज हैं, F-20 है, F-35 है अमेरिका का, Su-57 है रूस का, उसके बाद आप देखिए J-35 और J-20 जो है चाइना का है। बाकी मुल्क अभी स्ट्रगलिंग में है, 4-5 मुल्क और भी कोशिश कर रहे हैं, तुर्की भी है, जैसे हम पाकिस्तान PFX पे कोशिश कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए इंडिजिनाइजेशन ही एक हल है। आने वाली जंगें सिर्फ इसलिए नहीं आप लड़ सकेंगे कि आप असला सिर्फ खरीद लें। अभी आपने देखा हिंदुस्तान को क्या कहना पड़ा कि राफेल ने हमें कोड नहीं दिए थे, तो फिर कोड्स फिर आपको याद आ जाते हैं, क्योंकि जब आप हारते हैं तो फिर आप कोड्स याद आते हैं, तो कोड्स आपको अपने बनाने चाहिए। आई थिंक आने वाली जंगें वही मुल्क लड़ेंगे जो कम से कम डिपेंडेंट होंगे, इनोवेटिव होंगे और सरप्राइज देंगे, और दुश्मन के बारे में पहले से पीस टाइम में प्रैक्टिस और रियल वॉर लाइक लेट मी से कि जितना यू हैव रिक्रिएटेड विद ऑल द मेटिकुलस डिटेल्स, वो जो जंग का जिसने पूरी दुनिया एक अहद को बदला, एक नया एक सी चेंज आई। बहुत शुक्रिया फॉर एनलाइटनिंग अस जनाब खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने रिक्रिएट कर दिया चिश्ती साहब ने उसको, और ये भी अंदाज़ा हो गया कि अब बदली हुई दुनिया वो क्या है, उसके तकाजे क्या हैं। एक ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, बहुत सी और ख़बरें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि जब से ये ईरान की जंग हुई है, नेटो आलमोस्ट टैटर्स में है या बिखरने को है, या नेटो की वो सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गई है और उससे वो अलहदा हो रहा है। इसी अगर तनाजुर में हम देखें कि अपना हरमुज़ में अपना जो एक फ़्रांस ने एक बहरी बेड़ा भेजा है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, तो ये किस लिए भेजा है? ईरान के ख़िलाफ़ भेजा है। अगर हम माजी में देखें तो इसकी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती थी, जो अब बहुत कम हो के $200-300 मिलियन की रह गई है। मगर जो ईरान के साथ रिश्ते हैं वो इनके मुनक़ता नहीं हुए। तो अब ये हम इस पे बात करेंगे और मियाँ साहब से इनका भी टेक लेंगे कि ये क्या अपने जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, या अमेरिका बहादुर से जो ख़तरा लग रहा है कि भाई ये EU के या दीगर जहाज़ जो हैं अगर वो कोई अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं ईरान के साथ, तो क्या अमेरिका उनको अगर रोकता है, तो क्या ये अब चूँकि अब तो नेटो के भी मियाँ साहब मुल्क आपस में मुतारब होते नज़र आते हैं। अक्सर जो बयानात जो UK के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, फिर इसने तो एक वोल्टा फेस किया, ये जो मर्ज़ है जिसका जो चांसलर है जर्मनी का, क्योंकि ये राइट विंग है, ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रो इज़राइल बताया जाता है।
तो ये कैसे देखते हैं आप इसको कि ये बहरी बेड़ा क्या करने आ रहा है और अमेरिका की मदद करने आ रहा है या ये ईरान के साथ कुछ डील करके अपने लिए इस अबनाए हरमुज़ को खोलना चाहता है? मियाँ साहब। काजी साहब, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है आपने, क्योंकि जो फ्रांस का बहरी बेड़ा है ये क्यों आ रहा है। असल में देखना ये पड़ेगा कि क्या फ्रांस के ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, यूरोप के ताल्लुकात कैसे हैं और अमेरिका के साथ कैसे हैं। अमेरिका के साथ जो है यूरोप के ताल्लुकात जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेटो के मामले में अमेरिका जो है वो यूरोप को बाकायदा तौर पर नजरअंदाज कर चुका है और उनको कह चुका है कि अमेरिका नेटो का हिस्सा नहीं है, हम नेटो की मदद नहीं करेंगे। यहां तक उनको कह चुका है कि फलां की बारी फ्रांस की बारी या फलां की बारी आएगी। तो जो यूरोप है उसका जो सारा रुझान है वो ईरान की तरफ है। पिछले दिनों जब यूरोपीय यूनियन का इजलास हुआ था तो उसमें यह कहा गया था कि अगर ईरान हमारे साथ डायरेक्ट बात करता है तो हम उन पर जो पाबंदियां हैं वो नरम करने को तैयार हैं। यानी यूरोप डायरेक्ट जो है वो बात कर रहा है और अमेरिका की जो पाबंदियां उनको उनसे निकल रहा है, इसलिए कि अमेरिका को जो वो तो ना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। इसलिए जो फ्रांस का जो बहरी बेड़ा आया है वो ईरान के खिलाफ नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया या वहां से जो रवाना हुआ है वो इसलिए रवाना नहीं हुआ कि वो आके आबना हरमुज़ में वहां पासदारान इनकलाब जो है उनके लिए थ्रेट बनेगा या उनको जो है वो धमकी देगा या उनके लिए जो है वो खतरा बनेगा, बल्कि वो जो नाकाबंदी वहां की हुई है अमेरिका ने, और अमेरिका जो है वो हर जहाज को रोकता है, उसके लिए आया है। बाकायदा तौर पर वो अमेरिका की नाकाबंदी के सामने खड़ा होगा और उसका मतलब यही है कि वो ईरान का साथ देने आया है। क्योंकि जो काजी साहब जो आबना हरमुज़ और इसके इर्द गिर्द का इलाका है जहां से अमेरिका की नाकाबंदी शुरू होती है और जहां पर जो है वो आबना हरमुज़ है, अमेरिका का मुकम्मल तौर पर यह इरादा था, जो कि पहले खबरें आ रही थी कि मुख्तसर जो है वो शिद्दत के साथ हमला किया जाए और ये इरादा था कि जो जजीरे हैं उन पर जो है वो ज़मीनी कार्रवाई की जाए, वहां ईरान की जो कश्तियां हैं उनको तबाह किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि यह इरादा था, लेकिन ये पूरा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए पूरा नहीं हुआ कि एक तो बाकी दुनिया ने साथ नहीं दिया, उसके अलावा जो है अरब वर्ल्ड जो है वो ट्रंप के सामने खड़ी हो गई है। उसमें सऊदी अरब जो है वो खड़ा हो गया, कतर और जो कुवैत है उन्होंने वाजे कर दिया कि हम ना तो अपने जमीनी कोई अड्डा देंगे और ना ही कोई फैसिलिटी ऐसी देंगे कि जहां से इन मुल्कों से ईरान पर जो है वो हमला किया जा सके। यही वजह हुई है कि ट्रंप साहब जो हैं वो पीछे हटे हैं, सरेंडर करने पर मजबूर हुए हैं। अब वो डील चाह रहे हैं और बार बार ईरान को इस तरह की साथ साथ धमकी भी लगाते हैं कि मेरे साथ डील करते क्यों नहीं, डील करो, मैं डील करना चाहता हूं। तो ये जो आई है, इस नौबत आई है, ये इसी वजह से आई है कि वहां पर बाकायदा तौर पर अरब मुल्कों ने ट्रंप को मना किया है। और जहां तक यूरोप की बात है तो यूरोप ने मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ इजहार यकजहती किया है और अरब मुल्कों ने जो है वो इस खित्ते को बड़ी जंग से बचा लिया है। क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो बाकायदा तौर पर जो उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था और उसके तहत अगर हमले शुरू हो जाते और अमेरिका हमला करता तो उसमें कई मुल्क जो हैं वो कूद जाते और कई मुल्क जो हैं वो उसका हिस्सा बन जाते, उसमें अरब जो है वो भी हिस्सा बन जाते, उसमें तुर्की हिस्सा बन जाता, उसमें रूस हिस्सा बन जाता, चीन खामोश न रहता। क्योंकि चीन की वहां पर बाकायदा तौर पर ईरान के साथ जो तजारत है तेल की और दीगर जो वहां पर इन्वेस्टमेंट है, बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है जिस पर बाकायदा तौर पर इजराइल और अमेरिका की नजर है कि उसको जो है वो तबाह करना चाहता है ताकि चीन जो है वो यूरोप तक जमीनी रास्तों से ना जा सके, उसको तबाह करने का उनका इरादा था। तो इसलिए चीन जो है खामोश न रहता। ये सऊदी अरब, कतर और कुवैत की बसीरत है और उनका इनकार है कि जिससे खित्ता जो है बड़ी जंग से बचा है। और अब जो वहां से बहरी बेड़े आ रहे हैं, बेड़ा आ रहा है फ्रांस से, वो इसीलिए आ रहा है कि आबना हरमुज़ में जो नाकाबंदी है उसको बाकायदा तौर पर बाकायदा वहां पर खड़ा हुआ जाए अमेरिका के सामने ताकि ट्रंप पीछे हटे। और ट्रंप पीछे हट चुके हैं काजी साहब। और आज सूरत हाल ये बन गई है कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर आलमी मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं कि 85% मामला जो है वो तय पा चुके हैं। आज ईरानी सदर की उन सुप्रीम जो रहबर हैं उनसे मुलाकात भी हुई है। अच्छा मियां साहब जरा आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वो उन्होंने आगे बढ़ते हैं। एक तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह वो तमाम बहरी बेड़े गर्क करे जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। मगर एक और बात, एक तो मार्क रूबियो को जो पोप से मिले हैं और हम जानते हैं कि यानी इस वक्त अमेरिकी सरमायादारी के ज़वाल का एक इससे बड़ी क्या निशानी होगी कि वो उन्होंने झाड़ फूंक शुरू करा दी। अब वो पोप को इस्तेमाल करना चाहते हैं
वैसे तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन क्रिश्चियंस और कॉमन मुस्लिम्स और ऑल दीज पीपल, दे आर वेरी लवेबल पीपल, लेकिन चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन जो रोल रहा है वो हमारे सामने ही है। मगर सवाल ये है कि ये जो नए पोप आ रहे हैं, ये किसी तरीके से जो एक जारियाना पॉलिसी है ट्रंप साहब की, उसको कोई मजहबी जवाब देते नज़र नहीं आते। एक तो ये बात, दूसरी बात ये और कोई भी आई थिंक एनी सीनियर पर्सन, खुद उनके मुल्क में जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो 20-30% तक आ गई है। तो इसलिए कौन जी शऊर जो है वो इस तमाम पागलपन को, जिसको हैक्सेथ वो जो क्या है मिनिस्टर फॉर वॉर बन चुके हैं, सेक्रेटरी फॉर वॉर बन चुके हैं, अंदाज़ा लगाएं हाउ दीज क्रेजी पीपल हैव एंडेड अप इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस रिपोर्टेडली वेयर द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड रिजाइड, दैट इज़ वाइट हाउस। अच्छा, अब ये बताएं कि यहाँ पे कोई दोबारा इस्लामाबाद में फिर कोई हलचल है, कोई एक पेज वाला जो मुआहदा होना है उस हवाले से फिर कोई रस्ते हमवार हो रहे? वैसे तो उन्होंने कहा है कि पूछा साफ़ियों ने उनसे कि भाई हम कोई तैयारी करें, टिकट वगैरह ले लें, तो अभी उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट इज़ दी रियल स्टोरी? यहाँ कुछ होने वाला है, कोई बात आगे बढ़ेगी मियाँ साहब? लेकिन देखें काजी साहब, सारी खबरें जो हैं वो ट्रंप देते हैं, और ट्रंप एक दिन एक खबर देते हैं, दूसरे दिन दूसरी खबर देते हैं, और दरमियान में एक और जो है वो एक्स पर या अपने सोशल मीडिया पर बयान दे देते हैं। वो तो बहुत सी खबरें दे रहे हैं, लेकिन जो आलमी मीडिया है ये खबर दे रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी आज जुमेरात है और अगला हफ्ता जो है वो मंडे को शुरू हो जाएगा, अगले मंडे को। उस हफ्ते में इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर दूसरा राउंड हो रहा है, और ये फाइनल राउंड हो रहा है, जिसमें वो कहा जा रहा है कि एक सफ़े का मुआहदा जिस पर जो है वो मुत्तफिक 85% कहा जा रहा है कि हो चुके हैं। बाकी जो है वो मामला यहाँ बैठ के पर भी बात होगी, क्योंकि जो यूरेनियम अफसूदगी है उस पर जो है बातचीत चल रही है। अमेरिका कह रहा है चलें, अब आप मुझे ब्रेक लेनी है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक मियाँ साहब। और ब्रेक के हवाले से ये बात हम कैसे चलें कि फिर शायद यहाँ पे मैदान सजने लगा है, मगर जब हम वापस आएंगे तो तवानाई के बुरान से सऊदी अरब निकालेगा, हमें कौन निकालेगा? और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया भी अगर मिल जाए तो IPPs के होते हुए, हमारे पावर डिवीजन के होते हुए और मिनिस्टर मौसूफ के होते हुए पता नहीं हमें कोई यहाँ से निकाल सके, इस क्वैगमायर से, ऐसी दलदल से जिसमें हमारी मैशत धंसती चली जा रही है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये तो बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब है, और फिर हमारी एक रिलीजियस जो उनके साथ एसोसिएशन है इनएलियनेबल है, और हमारे जज्बाती रिश्ते भी हैं। और हम देखते रहे हैं कि माजी में भी कहीं हमेशा हमने भी जो यानी वो बन पाया वो किया, और अगर खैर से ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी, और अब रिसेंटली भी उन्होंने किया। मगर सवाल ये है कि तवानाई के बुरान से कौन निकाले? यहाँ तो प्रॉफिट्स के जो ब्लैक होल्स हैं। कल मैं एक वापडा के ही एक ऑफिशियल के साथ मौजूद था, तो वो मुझे तो ज़्यादा कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, वैसे भी आप जानते हैं, तो उसमें मुझे बहुत सी मदें निकाल के दिखाई उन्होंने। अब मुझे याद, अगर इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, तो एक पता नहीं, एक तो वो था ना जो हमने बात की थी कि जी ये इसमें मीटर का किराया डाल दिया है, यानी जो मकान आपने ख़रीदा था रियासत, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसका आप किराया दें हमको भाई। और जिस तरीके से आपने 25 kV पे डाल दिया कि जी आप 25,000 रुपया इसका दें, क्योंकि आपने क्यों ख़रीदा है, और पाकिस्तान में आप एक सस्ती बिजली लाने का जो आपने गुनाह कबीरा किया है, इस पर हम कैसे आपको माफ़ कर सकते हैं? तो एक तो ये बात, कौन हमें इस बुरान से निकालेगा? यानी तो हम खुद अगर नहीं निकलना चाहते, अगर हम खुद निकल सकते हैं। बात यह है कि बिजली इस वक्त पूरी दुनिया में डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, इसकी प्रोडक्शन, किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने छत पे आप बिजली पैदा कर सकते हैं। मगर ये जो माजी के मज़ार हैं, ये जो ठेकेदार हैं, कहते हैं नहीं, हम तारीख को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम तारीख के पहिए को पीछे लेके आएंगे। और बड़ा इफेक्टिवली माशाल्लाह कामयाबी से वो पीछे लेके आ रहे हैं। तो सऊदी अरब हमारे तवानाई का बुरान क्या ठीक करेगा? वहाँ से तेल आएगा, वो तेल जो है इनपुट, हम अभी तक जो मैंने मुआहदे पढ़े हैं इनपुट फ्री है,
उनके लिए जो मुआहदे 1993 में थे और जो मैं फाइनेंशियल टाइम्स को रिपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई जो आपने बिजली बनानी है, जो उसका इनपुट है, जो खाम माल है, वो भी हम दे रहे हैं। और जो उस वक्त मुआहदा हुआ था वो ये था कि जो कर्जा लिया गया है एक प्राइवेट बैंक से, वो भी खैर से मैं और आप अदा करेंगे कंज्यूमर। ये 1993 की बात है, ये निकालें। हम तो मोहसिन नकवी साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये जो 2 नंबर टावर था, इसकी आपने जो है वो साहब, और वो सारे जो 2-2 फुट उछल रहे थे कि जमहूरियत खतरे में हुई, मेरा 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 फ्लैट खतरे में नहीं हुआ, जमहूरियत खतरे में हो गई है, आज़ादियाँ खतरे में हो गई हैं। पता चला ये मिल के तो सारे, जिस तरह नकवी साहब ने कहा कि वो सबको खिला रहे थे, सब 2 नंबरी चल रही थी खरीदने, पता नहीं किस किस के। ये मैं मोहसिन नकवी साहब को कोट कर रहा हूँ। तो वो ज़रा ये IPPs कुछ ना करें, सिर्फ खोल ही दें, तो फिर हमें सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं रहेगी। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा दिल के फपोले जो है वो जल उठे सीने के दाग से। मियाँ साहब देखें काजी साहब, 2-3 खबरें दूंगा और बड़ी खबरें दूंगा। एक तो ये जो आपने अभी फरमाया मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, मोहसिन नकवी साहब जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर तजावजात का जो है वो खात्मा कर रहे हैं, उन्होंने आज कहा कि वो F6 हो या आर्चर्ड स्कीम हो या जो इस्लामाबाद क्लब हो, वहां तक जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो आपने सर कहा IPPs के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और वो हम अपने घर को दुरुस्त करने जा रहे हैं और तवानाई के शोबे को दुरुस्त करने जा रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि आज सबसे बड़ी और बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान में तवानाई के जो मसाइल हैं उनको हल करने और सरमायाकारी के लिए आ गया है। आज वजीर पेट्रोलियम से जो सफीर हैं सऊदी अरब के, उनकी मुलाकात हुई है। 2 मुल्क हैं दुनिया में, एक सऊदी अरब है, एक चीन है, जिसको पाकिस्तान की सलामती का भी जो है वो उनको जो है फिक्र है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की भी फिक्र है और पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी फिक्र है। सऊदी अरब के जो सफीर हैं उन्होंने आज बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक रिफाइनरी लगेगी, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो सलामती के मसाइल हैं उन पर भी जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर दीगर शोबों में सरमायाकारी भी करेंगे और जो रिफाइनरी में सरमायाकारी होनी है उसमें लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। और सर तीसरी खबर यह है कि यूएई में जो पाकिस्तानियों की बेदखली का मामला था वो भी तकरीबन हल हो गया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने यूएई हुकूमत से बात की है कि वहां से पाकिस्तानियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। जो वहां नौकरी कर रहा है और जो वहां पर कारोबार कर रहा है वो वहीं पर अपना कारोबार करता रहेगा। अगर किसी को बेदखल किया गया या कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो फिर वही हमारे दरीना दोस्त जिसमें सऊदी अरब है, कतर है। आखिरी सवाल मियां साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, खोले, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आए, यहाँ पर आके काम करें। आखिरी सवाल ये है कि यहाँ से भी इजाजत होगी कि यहाँ से लोग जाके वहाँ प्रॉपर्टी खरीदें, जिस तरह पिछली दफा $11 बिलियन की खरीदी थी, वो सिलसिला भी जारी रहेगा? देखें काजी साहब, प्रॉपर्टी तो वहां बैठ गई है। जो प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने खरीदी थी और पूरी गलियां, चले मियां साहब, हमें ये तो नहीं पता, मुझे प्रोग्राम को क्लोजिंग करने की इजाजत दें। वो तो प्रॉपर्टी नहीं बैठी, मगर यहाँ से जो माल लेके उड़े हैं उसकी वजह से वतन अजीज़ की मैशत बैठ गई है। अल्लाह हमें बेहतरी की तौफीक अता फरमाए। ये था हमारा हफ्ते का आखिरी शो। मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।